हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। बिहार स्पेशल जीके के इस सीरीज़ में आज हम लोग इस वीडियो में मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हमने देखे हैं उन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिएगा। आप चैनल में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बिहार जीके के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगा। अब वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको ऊपर आई बटन पे बिहार जीके का प्लेलिस्ट शो कर रहा होगा तो आप उस पर भी टैप करके जा सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वहाँ से जाकर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्योत्तर बिहार से। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर कौन सा राजवंश आया था? तो हमने पढ़ा था मौर्य काल वाले चैप्टर में, जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था कि नंद वंश के बाद कौन आया था? मौर्य वंश आया था। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम लोग यहाँ क्या मौर्योत्तर बिहार पढ़ रहे हैं, यानी कि मौर्यों के बाद का बिहार, ठीक है। तो मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया था ये बताना है। कान वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश या फिर शक वंश। तो मौर्य वंश के बाद जो मगध पर जिस राजवंश की स्थापना हुई थी वो सुंग वंश था। सुंग वंश का शासनकाल चला था 185 बीसी से लेकर 75 बीसी, यानी ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक सुंग वंश का काल चला था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था? सुंग वंश आया था। इसकी स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंग वंश जिसका काल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व था, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। नेक्स्ट है, किस सुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या फिर देवभूति। तो वह कौन सा सुंग शासक था जो कि पाटलिपुत्रा में कुक्कुटराम विहार है उसको 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया है? तो ये किया गया पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग ने जो है पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया। पुष्यमित्र सुंग जो था ना, ये बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार करता था, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से था और ये ब्राह्मण धर्म को फिर से मतलब जगाना चाहता था फिर से, और बौद्ध धर्म को दबाना चाहता था। तो इसलिए ये जहाँ इसने बहुत कुछ मतलब बौद्धों के साथ बहुत कुछ आक्रमण किए, उत्पीड़न किया उनके साथ। तो पाटलिपुत्रा में स्थित जो कुक्कुटराम विहार था इसको भी 3 बार नष्ट करने का इसने प्रयास किया, पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण जो है, ये जब डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था उस टाइम पे किस वंश का शासन था? कन वंश का, मौर्य वंश का, नंद वंश का या फिर सुंग वंश का? तो जब पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, ये 185 बीसी में किया था आक्रमण इसने। तो 185 बीसी कुछ याद आ रहा है? अभी मैंने बताया सुंग वंश का काल 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक। तो 185 बीसी में जब आक्रमण किया है डेमेट्रियस ने पाटलिपुत्रा पर, तो किस वंश का शासन होगा? सुंग वंश का होगा, है ना। देखिए, अगर आपको आप लोग मतलब इससे भी पता लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछला पढ़ा कि 185 ईसा पूर्व में से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक सुंग वंश का शासनकाल था। तो अगर डेमेट्रियस का आक्रमण जो है, ये याद है अगर आपको कि डेमेट्रियस ने आक्रमण कब किया था? 185 ईसा पूर्व में किया था पाटलिपुत्रा पर आक्रमण। तो और सुंग वंश का काल याद है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि सुंग वंश का शासन था इस टाइम, है ना। ओके, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ कब? 185 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किसने किया था? देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने या फिर वासुदेव ने? तो मगध में जो पहला ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किया गया था ये पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। मैंने बताया ये ब्राह्मण धर्म से था और ये ब्राह्मण धर्म को जो है पुनरुद्धार करना चाहता था और बौद्धों
इसलिए, और बौद्ध धर्म को मतलब नीचा करना चाहता था, इसलिए इसने बहुत प्रयास भी किए, आक्रमण किया बहुत। तो प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किसने किया मगध पर? पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। अब शुंग वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया ये बताना है। तो शुंग वंश के बाद जो है मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश का मतलब शासन स्थापित हुआ। इसका शासनकाल कब तक चला? शुंग वंश का हमने देखा था 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक। फिर कण्व वंश का कब से हुआ? 75 बीसी से लेकर के 30 बीसी तक। ठीक है, शासनकाल भी याद रखेंगे साथ साथ आप लोग। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या फिर वसुदेव? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। ठीक है, जिसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इसने इस कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, इनकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट है, कण्व वंश का साम्राज्य समाप्त किसने मतलब किया? आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कान वंश आया। उसके बाद कान वंश की सत्ता जो है किसने समाप्त कर दी? तो ये आंध्र सातवाहनों ने कान वंश की साम्राज्य की सत्ता जो है ये समाप्त कर दी थी। आंध्र सातवाहनों ने कान वंश का साम्राज्य समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कण्व वंश के पतन के पश्चात पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो कण्व वंश का साम्राज्य जो है आंध्र सातवाहनों ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए मतलब कुछ समय के लिए जो है शासन किया था। ये किस वंश के राजाओं ने किया था? कुषाण वंश, मित्र वंश, वाकाटक वंश या फिर गोत्र वंश? तो कौन वंश? कण्व वंश जो था इसकी सत्ता को समाप्त कर दिया था आंध्र सातवाहनों ने। उसके बाद मतलब कोई राजवंश नहीं था, तो पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया। किसने किया? मित्र वंश के राजाओं ने पाटलिपुत्रा पर शासन किया। ये हम लोग बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो इसलिए पाटलिपुत्रा के बारे में मतलब बार बार आ रहा है, या मगध, तो क्योंकि हम लोग बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थल से शुंग वंश की कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं? कैमूर से, समस्तीपुर से, बोधगया से या फिर सिवान से? तो शुंग वंश की कला के जो उत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त हुए हैं ये बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? मथर, वसुमित्र, पार्श्व या फिर अश्वघोष? तो कनिष्क ने जो है किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो देखिए, कनिष्क जो है उसने पाटलिपुत्र के राजाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, और हरजाने के रूप में वो पाटलिपुत्रा से अश्वघोष को और बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा, ऐसा बोला जाता है कि ये सब वो लेके चला गया था। तो किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया? वो अश्वघोष को ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या था? ठीक है, सही क्रम हमें बताना है कि मगध पर कब कौन सा राजवंश आया। तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे कि कब कौन सा राजवंश आया था। तो देखिए यहाँ अगर कुछ भी आपको याद है ना तो उससे रिलेट करके, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। ठीक है, यहाँ है नंद के बाद कण्व आए थे, और नंद से पहले मौर्य दिया हुआ है, तो मौर्य तो नंद के बाद आए थे, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए, नंद वंश, हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य वंश। नंद वंश के बाद हर्यक वंश तो नहीं आया था ना, मौर्य वंश आया था, गलत हो जाएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आए थे, यहाँ पे भी मिल गया हमें। मौर्यों के बाद कौन वंश आया? मौर्य के बाद शुंग वंश आया था, ये भी सही है, और शुंग के बाद कण्व आया था, ये भी सही है, यहाँ तक सही है। इससे पहले वाला देख लेते हैं। तो इससे पहले जो है ये गड़बड़ है, क्योंकि हर्यक वंश पहले आया था और उसके बाद शिशुनाग वंश आया था। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा कि पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कण्व वंश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य, फिर शुंग और कण्व। तो ऐसे ही आप लोग ऑप्शंस को चेक करके टिक करेंगे। यहाँ पे भी इतना मिल रहा था, बट ऐसे नहीं होता, पूरा ऑप्शन चेक करेंगे तभी सही आंसर टिक करेंगे। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? सियालकोट, राजगिरी, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्रा? शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, पाटलिपुत्रा, मथुरा या फिर प्रतिष्ठान? कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया? तो खारवेल जो कलिंग के शासक थे उन्होंने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ईसवी होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा वो हो गया। हाँ, तो कलिंग के शासक जो खारवेल थे इन्होंने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो मगध पर खारवेल ने आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईस्वी के ईसा पूर्व के अंत में, ठीक है, ईसा पूर्व के अंत में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल ने किस राज्य से कीमती उपहार जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह ये प्राप्त किया? तो खारवेल ने जो है जब खारवेल मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, तो उसने जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह प्राप्त किए थे ये किस राज्य से प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध से, विधेय एवं अंग से, शाक्य एवं विधेय से या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो खारवेल ने जो कीमती उपहार प्राप्त किए जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह ये अंग एवं मगध से प्राप्त किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन रहा? सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का या फिर मित्रों का? तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किसका शासन रहा था? तो लिच्छवियों का शासन रहा था। ओके, और हाँ एक चीज़, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है मगध पर शक मुरुंडुओं का नियंत्रण हो गया था, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है शक मुरुंडु, इसलिए लिच्छवियों का अधिकार हुआ था कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। यह आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ? गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। यह आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, घनानंद या फिर पुष्यमित्र शुंग? तो यवनों का जो आक्रमण हुआ था ये हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था। यवनों का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में, जो कि मतलब शुंग वंश के शासन काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे। ये हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो डेमेट्रियस क्या था? वो यवन था डेमेट्रियस। तो गार्गी संहिता में जो है गार्गी संहिता में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण हुआ था, डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। हमने पढ़ा ये क्वेश्चन 185 ईसा पूर्व में, और उस टाइम शासनकाल किसका था? शुंग वंश का था, पुष्यमित्र शुंग। ओके, 185 BC। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो आक्रमण का उल्लेख किया गया था ये कहाँ किया गया था? यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि गार्गी संहिता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, वो मौर्य वंश के थे। अब यहाँ पे गुप्त वंश आ गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, जो इसका राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था? बनारस में, कन्नौज में, इलाहाबाद में या फिर पाटलिपुत्रा में? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्य अभिषेक हुआ था ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्रा में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्रा में जो राज्य अभिषेक हुआ ये कब हुआ था? ये 320 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, नॉट ईसा पूर्व, BC नहीं, ईस्वी में। ये एकदम याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा ईस्वी है या ईसा पूर्व है। तो गुप्त वंश की स्थापना पाटलिपुत्रा में जो है चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक के बाद कब हुआ? 320 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी। इसके साथ विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो कुमार देवी के साथ विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ये कहाँ की थी? पाटलिपुत्रा में की थी। उनका राज्याभिषेक पाटलिपुत्रा में ही हुआ था और वहीं पे उन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त साम्राज्य के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो बिहार में गुप्त साम्राज्य के संगठन का, शक्ति के संगठन का होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी, शक्ति के संगठन का जो श्रेय है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उन्होंने पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक किया था अपना 320 ईस्वी में, तो ये तो हमने पढ़ा। लेकिन गुप्त साम्राज्य के शक्ति का संगठन जो है, सॉरी, शक्ति के संगठन का जो श्रेय है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, कन्नौज, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन, इन्होंने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी। किस गुप्त शासक से अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त प्रथम से, अशोक से, समुद्रगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से? तो इन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ठीक है, उस टाइम समुद्रगुप्त का शासनकाल था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर पाल काल में? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ये आप लोग पढ़ते हैं बार बार, तो ये गुप्त काल में हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। ओके, नेक्स्ट, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या फिर हर्यक वंश के शासन काल में? महाबोधि मंदिर की जो स्थापना हुई बोधगया में ये गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कितने वर्ष तक पाटलिपुत्रा में रहा? तो चीनी यात्री जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्रा आया था, और ये पाटलिपुत्रा में कितने वर्ष तक रहा था? 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर 14 महीने? तो फाहियान 3 साल तक पाटलिपुत्रा में रहा था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस नगर से संबंधित थे? चंपा, नालंदा, राजगीर या फिर पाटलिपुत्रा? आर्यभट्ट जो थे वो पाटलिपुत्रा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? पटना से, सारण से, भागलपुर से या फिर शाहाबाद से? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है ये प्राप्त हुई है शाहाबाद से। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची ये कहाँ से प्राप्त हुई है? गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से या फिर नालंदा से? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बुद्ध देव की 7 फीट ऊंची पीतल की मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर में मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागियों के चित्र हैं। ये किस काल के हैं? मौर्य काल के, पाल काल के, गुप्त काल के या प्रवर्ती गुप्त काल के? तो बिहार के राजगीर में मणिनाग मंदिर है, वहाँ पे पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। ये किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी हम लोग गुप्तकालीन बिहार पढ़ रहे हैं तो सबका आंसर गुप्त काल है। अगर वही मिक्स में पढ़ते तो इसके लिए तो याद रखना पड़ेगा ना। अभी तो गुप्त काल हो रहा है सबका आंसर, लेकिन अगर यही मैं मिक्स में पढ़ाऊँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? राजगृह में जो जरासंध की बैठक का निर्माण हुआ था ये किस काल में हुआ था? ऐसा माना जाता है कि किस काल में हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, याद रखना ज़रूरी है। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा, तीर भुक्ति जो कि अभी दरभंगा है, आधुनिक दरभंगा, इसका नाम पहले तीर भुक्ति भी था। इसके राज्यपाल कौन थे? गोविंद गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चिरादत्त या फिर पर्णदत्त? तो तीर भुक्ति के राज्यपाल थे गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के छोटे पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के छोटे पुत्र थे ये गोविंद गुप्त, और ये राज्यपाल थे कहाँ के? दरभंगा के, जो कि तब इसका नाम तीर भुक्ति हुआ करता था। इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध विहार का जो प्राचीनतम केंद्र था वो कौन था? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो बौद्ध विहार का जो प्राचीनतम केंद्र था वो नालंदा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर तर्कशास्त्र के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है। और ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, किसने अपनी रचना में यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। हिनसोंग, मेघासनीज, फाहियान या फिर इत्सिंग? तो ये जो कहा है ये कथन कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ पर चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, ये किसने कहा है अपनी रचना में? हिनसोंग ने, मेघासनीज ने, फाहियान ने या फिर इत्सिंग ने? तो ये फाहियान ने लिखा है इस बारे में। फाहियान ने कहा है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और यहाँ पे धनपतियों ने चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ पे रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। तो ये फाहियान ने अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी से, 312 ईस्वी से, 320 ईस्वी से या 322 ईस्वी से? 302 ईस्वी से, 312 ईस्वी से, 320 या फिर 322? तो गुप्त संवत का जो आरंभ होता है ये 320 ईस्वी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की जो विजय है ये की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्यायप्रस्थि के रचयिता कौन थे? विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? पर्यायप्रस्थि के जो रचयिता थे वो हरिसेन थे। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो दक्षिण भारत में जो सफल सैनिक अभियान किए वो समुद्रगुप्त ने किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यायप्रस्थि में किस शासक के विजय अभियानों की चर्चा है? तो पर्यायप्रस्थि जिसे हरिसेन ने इसकी रचना की, पर्यायप्रस्थि की, इसमें किस शासक के विजयों के अभियान के बारे में की चर्चा की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? तो पर्यायप्रस्थि में जो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हूनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक या फिर आर्थिक संकट? तो गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण थे वो हूनों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंतिक स्वरूप था और कमजोर शासक थे, ठीक है। आर्थिक संकट इसके पतन का कारण नहीं बना। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिहिर कुल ने मगध पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त? मिहिर कुल ने जो मगध पर आक्रमण किया था तो ये किसके शासनकाल में किया था? नरसिंहगुप्त के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इस काल के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? गुप्त काल के जो प्रमुख विद्वान थे वो कौन कौन थे? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या पाणिनि? तो गुप्त काल के जो प्रमुख विद्वानों में से थे वो वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, हर जगह शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।